प्रिय छात्रों, आज का क्लास आगे न बढ़ा करके मैं आपको श्रीमुख किसान चैनल से माइक्रोस्कोप के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, क्योंकि बिना माइक्रोस्कोप के बायोलॉजी पढ़ना कठिन है। बिना उसकी सहायता से आप नंगी आंख से नहीं देख सकते हैं, नहीं देख पाएंगे। छात्रों, सबसे पहले माइक्रोस्कोप एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक ने बनाया। उन्होंने लकड़ी के एक तख्ते में कॉन्वेक्स लेंस को फिट किया और उसकी सहायता से अपने दांत की मैल को ऑब्जर्व किया, देखा। उसमें कुछ छोटे छोटे जीव मूवमेंट करते हुए, गति करते हुए दिखाई पड़े, जिसका नाम उन्होंने एनिमाक्यूल रखा, जिसे विस्तार में आप कह सकते हैं एनिमल मॉलिक्यूल नाम दिया उन्होंने। इनके इस आविष्कार के बाद ही रॉबर्ट हुक ने एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाया और उसकी मदद से उन्होंने प्लांट कोशिका को देखा और उन्होंने हर कोशिका को सेल नाम दिया। सैंपल माइक्रोस्कोप कैसा होता है, मैं आपको वीडियो में चित्र के माध्यम से दिखाना चाहता हूं, आप देखें। आजकल जो प्रयोगशाला में आप लोग माइक्रोस्कोप देखते हैं वो स्टूडेंट माइक्रोस्कोप कहते हैं, उसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्यों कहा जाता है? इसमें लेंसेज लगे होते हैं और ये लेंस कॉन्वेक्स लेंस होते हैं। एक लेंस जो इमेज मैग्नीफाई करके उत्पन्न करता है, दूसरा लेंस उस फिगर को मैग्नीफाई करता है। यानी एक फिगर बना, फिर उसको दूसरा लेंस मैग्नीफाई किया। इस प्रकार का जो माइक्रोस्कोप होता है उसको हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहते हैं। माइक्रोस्कोप कैसे काम करता है तो मैं आपको बता रहा हूँ। ए माइक्रोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट कैन बी यूज्ड टू ऑब्जर्व स्मॉल ऑब्जेक्ट। ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप छोटी से छोटी चीज देख सकते हैं, जो आप नंगी आंख से नहीं देख सकते हैं। छात्रों, आप लिस्ट काउंट का नाम सुने होंगे। लिस्ट काउंट किसे कहते हैं? तो किसी भी यंत्र से जो छोटा से छोटा यूनिट मापा जा सकता है, उसे उस यंत्र का लिस्ट काउंट कहते हैं, अल्पतमांक कहते हैं। छात्रों, मनुष्य की आंख का जो लिस्ट काउंट होता है वो 100 माइक्रोन का होता है। 100 माइक्रोन से नीचे की वस्तु को नंगी आंख नहीं देख सकती है। तो छोटी वस्तुओं को देखने के लिए माइक्रोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। ये जो इमेज बनता है, छोटी चीज़ की बड़ी इमेज बन जाती है माइक्रोस्कोप में। इसमें प्रकाश के किरणों का खेल है। प्रकाश की किरणें रिफ्रैक्ट करती हैं, उनका डायरेक्शन चेंज होता है और दिशा बदलती है, और दिशा बदलने की वजह से चित्र बड़ा दिखता है, इमेज बड़ा बन जाता है, जिसकी वजह से हम किसी वस्तु को देख लेते हैं, उसके इमेज को देख करके पता लगा लेते हैं कि वो वस्तु कैसी है। The image of the object is magnified through at least one lens in the microscope. तो यदि माइक्रोस्कोप में केवल एक ही लेंस है तो उसे हम सिंपल माइक्रोस्कोप कहते हैं, क्योंकि वो एक ही बार
इमेज को, ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करके बड़ा इमेज बनाता है। अभी मैंने बताया कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में 2 लेंसेज होते हैं या 2 से अधिक होते हैं, और ये लेंसेज बारी बारी से पहले एक लेंस इमेज बनाता है, दूसरा लेंस उसके इमेज को बढ़ाता है, यदि तीसरा लेंस है तो तीसरा उसके इमेज को बढ़ाता रहता है। इस प्रकार इमेज जितना बड़ा वो वस्तु है उसके कई गुना उसका आकार का इमेज बढ़ जाता है, उसका इमेज बढ़ जाता है, उस बड़े रूप में दिखाई पड़ता है उसका इमेज, जिससे कि आप आसानी से देख सकते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में एक वर्टिकल लाइन में नीचे से ऊपर तक, यहाँ से और यहाँ तक एक सीधी रेखा में लेंसेज लगे हुए हैं। आप देख रहे हैं ये ऑब्जेक्टिव है, ये रिवॉल्विंग नोज पीस है, ये बॉडी ट्यूब है, ये ड्रॉ ट्यूब है, ये ऑकुलर है, इसे हम हिंदी में नेत्रिका भी कहते हैं। अब ये तो आवश्यक अंग है, अब सहायक अंग है। ये नीचे आप देखिए ये बेस लगा हुआ है, ये पिलर है, ये इंक्लिनेशन ज्वाइंट है, ये यहाँ से यहाँ तक आर्म है जो इंक्लिनेशन ज्वाइंट से जुड़ा रहता है। अब इसे मैं आपको बताऊं, इसे आप अपने सुविधा अनुसार मोड़ सकते हैं। यदि आपको देखना है, ज़्यादा झुकना नहीं चाहते हैं तो थोड़ा आप ऐसे कर लें। यदि इसे आप सीधा रखेंगे तो आपको खड़ा होकर ऐसे देखना पड़ेगा। तो ये आर्म जो है इंक्लिनेशन ज्वाइंट से लगा रहता है, और ये नीचे और ऊपर ऐसे हो सकता है, आपको जैसे सुविधा हो आप देख सकते हैं। छात्रों, नीचे ये मिरर लगा होता है, ये लाइट माइक्रोस्कोप भी कहा जाता है। इस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए लाइट की आवश्यकता पड़ती है। ये लाइट माइक्रोस्कोप में है, और इसमें लाइट के लिए जो व्यवस्था है वो मिरर की व्यवस्था है। ये मिरर है, ये मिरर, इसमें 2 तरह का मिरर लगा हुआ है। एक तरफ ये प्लेन मिरर है और इसके दूसरी तरफ ये कॉनकेव मिरर है। जब हमको लाइट की आवश्यकता ज़्यादा होती है तो हम कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल करते हैं। आपको हम बताने का प्रयास करते हैं कि कॉनकेव मिरर से लाइट क्यों ज़्यादा मिलती है। ये कॉनकेव मिरर है, ये माइक्रोस्कोप में ऐसे लगा हुआ है। अब इस पर जो भी किरणें आती हैं ऐसे, ये ऐसे सब इकट्ठा होके जाती है। इसका तल कॉनकेव होने की वजह से मिरर है, जो भी रिफ्लेक्शन होता है सब एक फोकस पॉइंट से गुजरती है, और उस समय हमें माइक्रोस्कोप में ज़्यादा लाइट मिल जाती है। लेकिन जब हमें कम लाइट की आवश्यकता पड़ती है तो हम प्लेन मिरर का इस्तेमाल करते हैं। प्लेन मिरर, इस पर भी लाइट ऐसे आती है, लेकिन ये लाइट इकट्ठा होकर नहीं जाती है, सीधे सीधे ऐसे जाती है। तो ये जो अपर्चर है, ये छिद्र यहाँ दिख रहा है आपको, वहाँ ये फैल के जाती है, जिसकी वजह से लाइट कम मिलती है। तो हमें जिस तरह की लाइट की आवश्यकता होती है, कम लाइट की ज़रूरत होती है, ज़्यादा लाइट की ज़रूरत होती है, कम लाइट की ज़रूरत होती है तो हम प्लेन मिरर का इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादा लाइट ज़रूरत होती है तो अभी मैंने बताया कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल करते हैं। छात्रों, ठीक इसके ऊपर आप ये देखिए एक इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है, हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं माइक्रोस्कोप में। इसे आप देखें, एक लीवर लगा हुआ है और इसको मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ एक अपर्चर है और ये देखिए बंद हो रहा है, खुल रहा है।
इससे भी हम लाइट का इस्तेमाल नियंत्रण करते हैं। कम ज़्यादा लाइट की ज़रूरत होती है तो देखिए ये खुला हुआ है बड़ा सा, और जैसे जैसे हमको लाइट कम करनी होती है इसको हम ऐसे छोटा कर लेते हैं और कम लाइट की व्यवस्था हो जाती है। इसको हम आयरिस डायफ्राम कहते हैं। इससे भी लाइट को का नियंत्रण किया जाता है। छात्रों, इसके बाद मैं आपको एक चीज़ और नहीं दिखा पा रहा हूँ, इसमें ये फिक्स है, एक यहाँ लगा हुआ है कंडेंसर। एक इसके अंदर मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ चित्र के माध्यम से। इसके ऊपर ये इस तरह का एक टुकड़ा लगा रहता है और आप देखें ये मिरर है और मिरर से लाइट इस पर पहुंच रही है ऐसे। यहाँ भी लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन काम करता है। ये विरल माध्यम है और इस विरल माध्यम से जब ये सघन माध्यम में किरणें जाती हैं तो अभी अविलंब की तरफ झुकती है और इस तरह से ये लाइट यहाँ घनी हो जाती है। और स्टेज पर ये स्टेज बना हुआ है माइक्रोस्कोप का, ऐसे यहाँ ये छिद्र है और इसमें जो है अधिक लाइट मिलती है क्योंकि हमारी स्लाइड यही रखी जाती है, इसके ऊपर ऑब्जेक्ट होता है और इसको पर्याप्त लाइट मिलती है। तो छात्रों, ये मिरर हुआ, ये आयरिस डायफ्राम हुआ, ये कंडेंसर लेंस हुआ, ये नीचे के जितने भाग हैं ये प्रकाश के लिए बने हुए हैं, प्रकाश के नियंत्रण के लिए बने हुए हैं और ये इस तरह से इनका काम होता है। इसके बाद छात्रों, ये स्टेज है, यहीं पर स्लाइड रखी जाती है और ये ऑब्जेक्टिव है। ये ऑब्जेक्टिव है। इस माइक्रोस्कोप में दो ही तरह के ऑब्जेक्टिव्स हैं, लो पावर ऑब्जेक्टिव और हाई पावर ऑब्जेक्टिव। एक और ऑब्जेक्टिव इसमें फिट होता है जिसे ऑयल इमर्शन ऑब्जेक्टिव कहते हैं। ये इसमें नहीं लगा हुआ है, कभी भी लगाया जा सकता है। ये इस ऑब्जेक्टिव को आप निकाल के बाहर भी कर सकते हैं, फिर दूसरा इसमें लगा सकते हैं। तो इस तरह से ये लो पावर, हाई पावर और ऑयल इमर्शन ऑब्जेक्टिव होता है। इन सभी का मैग्नीफाइंग पावर अलग अलग होता है। जैसे ये लो पावर ऑब्जेक्टिव है, इस लो पावर ऑब्जेक्टिव के नीचे जब किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसके इमेज को ये 10 गुना बड़ा कर देता है। 10x लिखा हुआ है इस पर, ये 10 गुना बड़ा करता है। और ये जो इमेज बनाता है, ये ऊपर आकुलर है, इस पर 10x लिखा हुआ है, तो 10 टाइम इमेज को ये बड़ा करता है, ऑब्जेक्ट के इमेज को 10 टाइम ये बड़ा करता है और इसके बनाए हुए इमेज को ये 10 टाइम बड़ा करता है। यानी ऑब्जेक्ट का 100 गुना बड़ा वो इमेज दिखाई पड़ता है, जिसके कारण हम आप देख पाते हैं। यदि हम हाई पावर ऑब्जेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं, इस पर 45x लिखा हुआ है और ये इमेज को यहाँ 45 गुना बड़ा करता है और 45 गुणा 10, ये 10x का आकुलर है, तो 45 गुणा 10 करेंगे तो 450 हो जाएगा। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज जो है 450 गुना बड़ा दिखाई पड़ता है। इसी प्रकार जो हाई पावर ऑयल इमर्शन ऑब्जेक्टिव होता है, जो इसमें है नहीं, यहाँ लगा रहता है, यदि हम उसका इस्तेमाल करते हैं तो ये 100x होता है और इसके इमेज को जब ये आकुलर बढ़ाता है तो ये 1000x गुना बड़ा हो जाता है, 1000x
बड़ा इमेज हो जाता है। इस प्रकार यदि ये आपका 20x का होगा तो इमेज 2000 गुना बड़ा हो जाएगा। तो ये जो ऊपर का भाग है ये लेंस एक कतार में लगे हुए हैं। ये जो लाइट है इसी के बीम बना के इसके अंदर घुसती है। ये जो घूम रहा है, ये देख रहे हैं जो घूम रहा है, इसे हम रिवॉल्विंग नोज पीस कहते हैं। इसमें खांचे बने हुए हैं। जब कोई ऑब्जेक्ट अपने ठीक पोजीशन पर आता है तो इसमें हल्की सी खट की आवाज़ होती है। आपको वहीं रोक देना चाहिए और फिर देखना चाहिए इमेज को, ऑब्जेक्ट के इमेज को। अब ये देखिए एक चीज़ लगी हुई है, ये इसे हम कोर्स एडजस्टमेंट कहते हैं और इसे फाइन एडजस्टमेंट कहते हैं। छात्रों, आप जानते हैं कि फोकस पॉइंट पर सारी किरणें आती हैं। तो जब कोई ऑब्जेक्ट का इमेज फोकस पॉइंट पे होता है तो उसका रिजोल्यूशन अच्छा होता है, स्पष्टता दिखता है। यानी यदि दो बिंदु पास पास है तो कम रिजोल्यूशन में, कम मैग्नीफिकेशन में उनको अलग अलग आप नहीं देख सकते हैं, लेकिन उनका मैग्नीफिकेशन अधिक है, रिजोल्यूशन अच्छा है, तो आप उसे स्पष्ट देख सकते हैं। इसके लिए इस कोर्स एडजस्टमेंट नॉब से पहले हम उसको फोकल पॉइंट पे ले आते हैं और प्रिसाइजली एकदम ठीक ठीक फोकस पॉइंट पे लाने के लिए ये छोटा नॉब है, इसे फाइन एडजस्टमेंट कहते हैं। इससे आप देखेंगे तो रिजोल्यूशन अच्छा हो जाएगा, स्पष्ट फिगर दिखेगा और आप किसी भी ऑब्जेक्ट का अध्ययन कर सकते हैं। तो छात्रों, आपको मैंने एक माइक्रोस्कोप की वर्किंग बताई और हर पार्ट का काम बताया। यदि आपको माइक्रोस्कोप की हैंडलिंग में कोई दिक्कत हो, कोई बात हो, तो मेरे टेलीफोन नंबर पर आप मुझसे टेलीफोन करके बात कर सकते हैं। अभी मैं इस माइक्रोस्कोप का फिगर अपने वीडियो में डालूंगा, इनके भाग के नाम बताऊंगा और इनका कार्य तो मैं आपको बता ही चुका। उम्मीद है कि आपको माइक्रोस्कोप के बारे में कुछ प्रारंभिक ज्ञान हो गया होगा। कोई विशेष बात जाननी हो तो आप मुझे अवश्य संपर्क करें। मैं भरपूर कोशिश करूंगा कि आप माइक्रोस्कोप के बारे में जान सकें। छात्रों, अब मैं अगले वीडियो में आपसे फिर मिलता हूं, जिसमें मैं क्लासरूम का वीडियो बनाऊंगा। यदि आपके पास कोई परेशानी हो, यदि आप चाहते हो कि मैं उस विषय पर, उस संदर्भ में वीडियो बनाऊं, तो आप ज़रूर मुझसे संपर्क करें। आपको मैं बता करके प्रसन्नता महसूस करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।